अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो एसिड के एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। एसिड के हवाले से 3 कंसेप्ट पेश किए गए थे, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट। फिर इन तीनों कंसेप्ट ने अपने अपने तरीके से एसिड की पहचान बताई। जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज़, एसिड की खसूसियात। जो एसिड हैं बेसिकली 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। एसिड हैज़ 2 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी एसिड की है वो है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। एसिड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एसिड शोज़ 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। पहली जो प्रॉपर्टी है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द फिज़िकल स्टेट ऑफ एसिड। एसिड की फ़िज़िकल स्टेट से जो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होती हैं, वाबस्ता होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। एसिड की जो फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो इसके टेस्ट के हवाले से है कि जितने भी एसिड हैं वो सॉर टेस्ट रखते हैं, यानी कि तुर्श जायका रखते हैं। इनका जो जायका होता है वो तुर्श होता है। तमाम एसिड का जायका तुर्श होता है, यानी कि खट्टा होता है। अगर हम बात करते हैं लीमू की, लेमन की, तो लेमन का जो जायका होता है वो खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है। या कोई कच्चा फल है जैसा कि कच्चा सेब है, ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल का जायका भी तुर्श होता है क्योंकि उसके अंदर भी एसिड होता है। फिर इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अमरूद की, तो अमरूद जो कच्चा होता है उसमें भी एसिड होता है क्योंकि उस एसिड की वजह से उसका जो जायका होता है वो तुर्श होता है। तो जितने भी एसिड होते हैं उनका तुर्श जायका होता है, सॉर टेस्ट होता है। सेकंड जो चीज़ है वो है कलर। कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक ख़ास किस्म का कागज़ होता है और इस कागज़ की मदद से हम किसी भी एसिड की पहचान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज। कलर के मदद से हम एसिड की पहचान कर सकते हैं और कलर की पहचान करने के लिए एक ख़ास किस्म का कागज़ इस्तेमाल किया जाता है और वो ख़ास किस्म का कागज़ जो है वो लिटमस पेपर कहलाता है। अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं और उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किसी भी एसिड के अंदर डाल देते हैं, जब उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालेंगे तो जो एसिड है वो उस लिटमस पेपर का जो कलर है, जिसका कलर ब्लू है, उस ब्लू कलर को वो रेड कलर में चेंज कर देगा। अगर वो ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो जाए तो समझो वो चीज़ एसिड है, अदरवाइज़ वो एसिड नहीं है। अगर उसी कागज़ को हम कटे हुए लीमू के ऊपर रख देते हैं, अगर उस कागज़ का कलर नीला है और उस नीले कलर के कागज़ को, उस नीले कलर के लिटमस पेपर को जब हम कटे हुए लीमू के ऊपर रखते हैं तो उस लीमू की वजह से उसका जो कलर है वो रेड में चेंज हो जाता है क्योंकि लीमू के अंदर भी एसिड पाया जाता है। तो जितनी भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरी जो चीज़ है कि जितने भी एसिड हैं वो कुरेसिव होते हैं। कुरेसिव कहते हैं जलन पैदा करने वाले। जब एसिड को जिल्द के ऊपर गिराया जाता है तो एसिड जिल्द को जला देते हैं और ऐसी चीज़ जो जिल्द को जला दे वो कुरेसिव कहलाती है। चाहे एसिड वीक हो या चाहे एसिड स्ट्रांग हो, यानी कि चाहे एसिड कमज़ोर हो या ताकतवर हो, दोनों तरह के एसिड जब भी जिल्द पर गिरते हैं तो वो जिल्द को जला देते हैं। इसलिए जितने भी एसिड होते हैं वो कुरेसिव होते हैं। चौथी जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो इनकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती। द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। किसी भी चीज़ की, किसी भी जिस्म की बिजली को यानी कि करंट को गुजारने की सलाहियत कंडक्टिविटी कहलाती है। और जो एसिड होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाती है। तो एसिड की 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दे हैव सॉर टेस्ट, दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, दे आर कुरेसिव एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है।
आप इसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं या केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एसिड एक नए कंपाउंड में चेंज हो जाता है, इन विच एसिड चेंज इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, विच है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द एसिड, और इसकी जो खसूसियात होंगी वो एसिड से बिल्कुल चेंज होंगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एसिड को किसी और चीज़ में तब्दील किया जाता है और उस चीज़ की खसूसियात एसिड से टोटली चेंज होती हैं। तो एसिड का किसी नए प्रोडक्ट में चेंज होना और उस प्रोडक्ट का एसिड से बिल्कुल मुख्तलिफ होना, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ जहाँ से रिएक्शन शुरू होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और एक वो चीज़ जहाँ पर एक रिएक्शन ख़त्म होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन बेसिकली टू थिंग्स पर मुश्तमिल होता है, दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक वो चीज़ जहाँ से रिएक्शन शुरू होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और एक वो चीज़ जहाँ पर रिएक्शन ख़त्म होती है वो चीज़ कहलाती है प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है वो चेंज होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं वो एसिड है, और यही एसिड चेंज होते हैं न्यू प्रोडक्ट के अंदर। उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ एसिड से टोटली चेंज होंगी। अब लेबॉर्ट्री में जो हम रिएक्शन करते हैं वो एक प्रॉपर और स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। अब उसी रिएक्शन को कि लेबॉर्ट्री में हमने जो भी चीज़ की है उस पूरे प्रोसेस को एक छोटी सी लाइन के अंदर ज़ाहिर करना विद द हेल्प ऑफ सैम्पल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि एक रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ सैम्पल या विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को केमिकल फार्मूले की मदद से ज़ाहिर करना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन दरअसल एक ऐसी मसावात है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके केमिकल फार्मूले की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। उस इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल जो इक्वेशन होती है वो दो तरह की होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर एटमों की तादाद बराबर हो, वो इक्वेशन कहलाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड को किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और केमिकल रिएक्शन बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक वो चीज़ जहाँ से रिएक्शन शुरू होता है वो रिएक्टेंट, और एक वो चीज़ जहाँ पर रिएक्शन ख़त्म होता है वो प्रोडक्ट। और इसी पूरे रिएक्शन को एक मसावात की मदद से ज़ाहिर करना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम थ्योरी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके केमिकल फार्मूले की मदद से लिखते हैं, और ऐसी मसावात केमिकल इक्वेशन कहलाती है। और यहाँ पर जो इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों बराबर होते हैं, और इस किस्म की इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब आते हैं एसिड के केमिकल रिएक्शन पर, जिसमें एसिड को तब्दील किया जाता है किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर, और उस प्रोडक्ट की खसूसियात एसिड से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। तो एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है। जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराया जाता है
तो एसिड मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है एक नए प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट की खसूसियात एसिड से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इसका रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो है कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही हासिल होता है हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हासिल होती है इस रिएक्शन के नतीजे में। अब यहाँ देखें, रिएक्शन जिन चीज़ों से शुरू होता है वो चीज़ें रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट दो हैं, एक एसिड और दूसरा मेटल। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को एरो के दूसरी साइड पर लिखा जाता है, और यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड जो हासिल होता है वो सॉल्ट है, और ये सॉल्ट हासिल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम के रिएक्ट होने से। अब जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट की प्रॉपर्टी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बिल्कुल चेंज है। अब कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही बनता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इस तरह के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला ज़हर करना कहलाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है HCl, और कैल्शियम का फार्मूला सिंबल है Ca। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में बनता है CaCl2 प्लस गैस हासिल होती है हाइड्रोजन गैस H2। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है? दोनों साइड पर एटम्स की तादाद को मैयर करें। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन दो हैं। रिएक्टेंट में कैल्शियम एक है लेकिन प्रोडक्ट में कैल्शियम एक है। रिएक्टेंट में क्लोरीन एक है लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन की तादाद दो है। तो दोनों साइड पर एटमों की तादाद बराबर नहीं है। और एक सादा सा तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद बराबर है तो सिंपल सा तरीका है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो भी चीज़ें हैं, रिएक्टेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनके चार्ज को सबसे पहले काउंट कर लें, उनके चार्ज को ऊपर लिख लें। जो कैल्शियम है, कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1, जबकि क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज। अगर रिएक्टेंट के अंदर चार्जेस की तादाद बराबर नहीं है तो जहाँ पर चार्जेस कम हैं उस चीज़ को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि चार्ज की तादाद बराबर हो जाए, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें हासिल होंगी वो ऑलरेडी ही बैलेंस होगी और दोनों साइड पर एटमों की तादाद बराबर हो जाएगी। तो सादा सा तरीका यही है कि सबसे पहले रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके चार्ज को ऊपर लिख लें। कैल्शियम ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखता है, ग्रुप 2 के ऊपर +2 चार्ज होता है। हाइड्रोजन जहाँ भी होगा हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा। जब हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा तो उसके साथ जो भी चीज़ अटैच है उस पर -1 चार्ज होगा। अगर देखें हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है जबकि कैल्शियम पर +2 चार्ज है तो चार्ज की तादाद बराबर नहीं है। चार्ज की तादाद, जिस साइड पर चार्ज कम है उस साइड को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि चार्ज की तादाद बराबर हो जाए दूसरे रिएक्टेंट के। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +1 है। जब +1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो चार्ज की तादाद ऑटोमेटिक हो जाएगी +2। ये -1 था, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो चार्ज की तादाद हो जाएगी -2। तो रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के चार्ज बराबर हो गए हैं, +2 +2 -2।
तो चार्ज बराबर हो गए। इस रिएक्टेंट का पॉजिटिव हिस्सा इस रिएक्टेंट के नेगेटिव हिस्से के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि कैल्शियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा CaCl2। अब भला यहाँ पर हमने Cl2 क्यों लिखा? क्योंकि क्लोरीन की तादाद 2 है। क्लोरीन की तादाद 2 थी, सिर्फ क्योंकि क्लोरीन की तादाद ही 2 है, कैल्शियम की तादाद 1 है, इसलिए क्लोरीन की जो इजाफी तादाद है वो हमने उसके सैंपल के नीचे लिख दी है। सैंपल के नीचे 2 लिखने से मुराद है कि क्लोरीन के एटम जो हैं वो 2 हैं। अब कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, जबकि 2 क्लोरीन पर -2 चार्ज। +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो न्यूट्रल होगा, मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं कि जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बाकी रह गया हाइड्रोजन। कैल्शियम ने क्लोरीन के साथ खुद को अटैच कर लिया और CaCl2 बना दिया। बाकी रह गया हाइड्रोजन के 2 एटम, और वो हाइड्रोजन के 2 एटम एक दूसरे के साथ अटैच होकर बना देते हैं H2। और आपकी बुक के अंदर H2 के साथ एक एरो होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस एरो का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस की शक्ल में यहाँ से खारिज हो रही है। तो जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो 2 प्रोडक्ट हासिल होते हैं, एक साल्ट और दूसरा हासिल होते हैं हाइड्रोजन गैस। और अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीकाकार यही है कि आपके पास जो रिएक्टेंट हैं, सबसे पहले रिएक्टेंट के ऊपर चार्ज मेंशन कर दें। अगर रिएक्टेंट के चार्ज बराबर हैं तो उन्हें एक्सचेंज कर दें एक दूसरे के साथ, यानी कि एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ अटैच कर दें। और अगर चार्ज बराबर नहीं है तो उस साइड को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें जहां पर चार्ज की तादाद कम है। फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन है एसिड का बेस के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। अब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, ये सेकंड केमिकल रिएक्शन है एसिड का। अब हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 बनते हैं, एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा प्रोडक्ट बनता है वाटर। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये किरदार अदा करता है एसिड का, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये किरदार अदा करता है बेस का। और इस नतीजे में जो चीज़ बनती है सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है और साथ ही बनता है वाटर H2O। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH। अब NaOH बेस है। क्यों बेस है? अगर हम बात करते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट की, तो आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक जो चीज़ पानी में हाइड्रोक्सल आयन देती है वो चीज़ बेस है, और NaOH एक बेस है क्योंकि ये पानी में OH आयन देती है। तो HCl एक एसिड है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो नतीजे में बनता है NaCl, और NaCl सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है और साथ ही बनता है वाटर। अब इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, इसे मालूम करने के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट के अंदर जितने भी रिएक्टेंट हैं उन पर चार्ज मेंशन कर दें। हाइड्रोजन पर हमेशा +1 चार्ज होता है। हाइड्रोजन के साथ जो चीज़ अटैच होगी उस पर -1 चार्ज होगा ऑटोमेटिक। सोडियम ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखता है, सोडियम पर हमेशा +1 चार्ज होता है, तो सोडियम के साथ जो भी चीज़ अटैच होगी उस पर -1 चार्ज होगा। अब चार्ज की तादाद दोनों रिएक्टेंट में बराबर है, +1 -1 +1 -1, तो इसे किसी भी इजाफी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक रिएक्टेंट का नेगेटिव सिरा
दूसरे रिएक्टेंट के पॉजिटिव सिरे के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि HCl का क्लोरीन और NaOH का सोडियम आपस में रिएक्शन करेंगे और बना देंगे NaCl, और HCl का हाइड्रोजन आयन और NaOH का हाइड्रोक्सल आयन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव, ये दोनों रिएक्शन करके बना देंगे H2O। तो ये है एसिड का बेस के साथ केमिकल रिएक्शन। फिर तीसरा रिएक्शन है एसिड का, वो है एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड। तो एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन, सल्फाइड भी लिख सकते हैं या मेटल सल्फाइड भी लिख सकते हैं। तो एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मेटल सल्फाइड के बारे में। मेटल सल्फाइड है क्या? मेटल सल्फाइड उस वक्त बनते हैं जब कोई मेटल रिएक्शन करता है सल्फर के साथ। तो जब मेटल सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है मेटल सल्फाइड। तो जब भी मेटल का रिएक्शन सल्फर के साथ कराया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है मेटल सल्फाइड। सपोज कि हमारे पास जो मेटल है वो आयरन है और आयरन का सैंपल है Fe। आयरन एक मेटल है, इसका रिएक्शन कराते हैं सल्फर के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटल सल्फाइड, यानी कि FeS। F जो है, Fe जो है वो आयरन का सैंपल है और आयरन जो है ये एक मेटल है। अगर हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये ऑक्टेट रूल पर अमल करता है, और ऑक्टेट के मुताबिक इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर -2 चार्ज आएगा। तो सल्फर को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? आयरन से। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज़ करेगा तो बन जाएगा FeS। आयरन पर +2, सल्फर पर -2, चार्ज की तादाद बराबर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। इस रिएक्शन में जो सल्फर है, सल्फर पर हमेशा -2 चार्ज होगा। -2 चार्ज ये शो करेगा कि सल्फर ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं आयरन से। अब इसी मेटल सल्फाइड का रिएक्शन कराना है एसिड के साथ। जो एसिड है हमारे पास वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं। इसका रिएक्शन कराना है मेटल सल्फाइड के साथ। और जब हाइड्रोजन क्लोराइड का मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी, वो पहली जो चीज़ है वो है साल्ट, और दूसरी जो चीज़ हासिल होगी वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और साल्ट जो हैं ये प्रोडक्ट हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला है HCl, और मेटल सल्फाइड, कोई भी मेटल सल्फाइड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आयरन मेटल हो, कोई भी मेटल आप यूज़ कर सकते हो, उस मेटल का सल्फर के साथ रिएक्शन कराना। यहाँ पर जो मेटल सल्फाइड ले रहा हूँ वो है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का फार्मूला है FeS। इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो नतीजे में जो साल्ट बनता है वो FeCl2 आयरन क्लोराइड, और साथ ही हासिल होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसका फार्मूला H2S। इक्वेशन को बैलेंस करने का वही तरीका कि रिएक्टेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन पर चार्ज मेंशन कर दें। हाइड्रोजन पर हमेशा +1 चार्ज होगा, हाइड्रोजन के साथ जो चीज़ अटैच होगी उस पर -1 चार्ज। आयरन पर +2 चार्ज है तो सल्फर पर -2 चार्ज होगा। रिएक्टेंट के चार्ज बराबर नहीं है तो जहाँ पर चार्जेस कम है उस चीज़ को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि दोनों के चार्जेस सेम हो जाए। तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर कमी है तो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब ये 2 इस +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2, जब ये 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो चार्ज दोनों साइड पर बराबर हो गए। अब एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव सिरा दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव सिरे के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि आयरन पर प्लस है, क्लोरीन पर नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और बना देंगे FeCl2।
आयरन की तादाद यहाँ पर 1 है, सिर्फ तादाद बढ़ी है क्लोरीन की, तो क्लोरीन की तादाद को आपने क्लोरीन के सैंपल के नीचे लिख देना है। आपने इस तरीके से नहीं लिखना, ये जो तरीका ये गलत होगा। इस तरीके से ये ज़ाहिर होगा कि आयरन के भी 2 एटम, क्लोरीन के भी 2 एटम, जबकि रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के 2 एटम है, आयरन का 1 ही एटम है। तो इसलिए आपने क्लोरीन की जो तादाद है उसके सैंपल के नीचे लिख देनी। बाकी हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, सल्फ़र पर -2 है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन की चार्ज भी +2 हो गए। तो ये सल्फ़र रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो बन जाएगा H2S। सल्फ़र की तादाद 1 है, तादाद सिर्फ हाइड्रोजन की बड़ी है, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन के सैंपल के नीचे 2 लिखा है। तो जो गैस हासिल होगी वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और उसका फार्मूला H2S है, और गैस के साथ अपवर्ड एरो का निशान लगा देना है। तो ये है एसिड का तीसरा रिएक्शन। फिर नेक्स्ट 2 रिएक्शन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।